साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभी 30 अप्रैल 2023 को यूपी ट्रिपल एससी ने वन दरोगा मुख्य परीक्षा कराई थी और उसका उत्तर कुंजी इन्होंने जो है अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र था ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पे आधारित था। 100 प्रश्न पूछे गए थे इन्वायरमेंट समेत। तो ये आपके आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा और जो अन्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा होंगी उन सभी के लिए इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें इन प्रश्नों को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। ये जो इन्होंने आंसर की दिया है इसमें इन्होंने प्रश्न नहीं मतलब प्रश्न बताया है, उसके विकल्पों को नहीं दिया है, केवल उत्तर बताया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। तो जो विकल्प थे उसमें यही है कि ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 का जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है कि वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना, ये इसके मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है। दूसरा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का न्यूनतम एक तिहाई वन या वृक्षों से आच्छादित हो। अगला है पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर 1894 के संकल्प के द्वारा अपनाई गई थी। गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। तो केवल दोमट मिट्टी अच्छी होती है। दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को वर्ष 2002 में अपनाया गया था। ठीक है, 2002 में अपनाया गया था। अगला है तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना उन सभी वन्य जीवों के संरक्षण में पारदृश्य, यहाँ पे जो खाली है, पारदृश्य दृष्टिकोण को अपनाती हैं जिनका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य है, भले ही वे कहीं भी हों। अगला है तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय रहे हैं। 17 विषय रहे हैं। 2017 से 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन यहाँ पर दिए गए थे। तो देखिए इसमें जो पहला कथन था कि यह तीसरा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना सही है और इस राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के 10 घटक रहे, ये कथन आपका सही नहीं था। तो इसमें 10 घटक नहीं, कुल 5 घटक रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके संबंधित स्थानों के साथ हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो इसमें देखिए आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, असम में। ध्यान रखिएगा असम में, 3 से मिला दीजिए। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो देखिए दाजी गांव जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी विकल्प दिए गए थे उसमें से जो दाजी गांव राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य संगाई या एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो ये आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर का है, ये आपका संगई हिरण के लिए प्रसिद्ध रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भारतीय वन, ये वाला प्रश्न छोड़ दीजिए क्योंकि बिना विकल्प के आप समझ नहीं पाएंगे। अगला है बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए देवांग रिजर्व आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 से मिला दीजिए। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम, 3 से मिलाइए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। 1 से मिला देंगे। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। 4 से मिला देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देवांग रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। आगे चलते हैं। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक जा सकती है। किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का शौक या आघात अवशोषक बनाना है। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कथन दिए गए हैं।
तीन कथन दिए गए हैं। पहला, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, कथन सही है। दूसरा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध होता है, नहीं, यह कथन गलत है। तीसरा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रवार मतलब एरिया वाइज टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा? तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो देखिए, मयूरभंज जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में कहाँ पर मनाया गया? तो केरल के पेरियार में मनाया गया था। आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अगस्त में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, तो 2 से मिलाइए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा जो है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, 4 से मिला दीजिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, अभी हाल ही में नया घोषित हुआ है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान, 3 से मिलाइए। ध्यान रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। आगे बात करते हैं, इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? यह दो जैविक समुदायों के बीच का संक्रमण का क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं, ये प्रश्न भी 24 छोड़ दीजिए। देखिए, यह निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है? तो देखिए, नई प्रजातियों के परिचय से जो है वो पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? तो अपरद खाद्य श्रृंखला जो है ये मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है। पेरी और स्टेपेज प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये घास के मैदान है, ग्रासलैंड है। भारतीय वन अधिनियम 1972 कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? तो धारा 8। ये इस तरह के प्रश्न आपके पीछे में नहीं पूछे जाएंगे, ये भी प्रश्न छोड़ दीजिए आप पीसेस के हिसाब से। और वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा किस धारा के तहत परिभाषित किया गया? 2 के 4 के तहत, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। धाराएं जो है ये पीसेस की परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो मिस्र ने किया है, मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। और अगला जो होगा वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो सेनेगल के साथ स्पेन ने शुरू किया है। ये सब करंट के प्रश्न हैं, ये पूछे जा सकते हैं। अगला है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, तो कौन से कथन गलत हैं? पहला, COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, सही है। दूसरा, COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की, नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मिशन लाइफ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, लॉन्च किया गया जो मिशन लाइफ है, ठीक है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल में। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 में। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो CRI, क्राई। कार्बन क्रेडिट के संबंध में BER का पूर्ण रूप क्या है? तो वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन, वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन। और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके जो आगामी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा होनी है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वनीकरण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, एफॉरेस्टेशन। वनीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, वनीकरण की प्रक्रिया मिट्टी संरक्षण के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है? तो स्थानांतरण कृषि से, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है मुख्यतः आपके पूर्वोत्तर में होता है, नॉर्थ ईस्ट में, ये आपके मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है। परत का क्षरण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? तो भारी वर्षा, जो हैवी रेनफॉल होता है उसकी वजह से। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा, कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं।
वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? तो अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज। भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को कहाँ पर बेवर या दहिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में बेवर या दाहिया कहा जाता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो धारा 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूधृति, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं? तो वन अधिकार अधिनियम 2006। निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष विंग की गतिविधि है? तो सीमा स्तंभों के निर्माण संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? तो ई धारा। ये जहाँ तक है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? वन संरक्षण अधिनियम 1980। कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन म्यूटेशन से संबंधित है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी द्वारा दी जाती है किसके द्वारा? कैंपा के द्वारा दी जाती है। कैंपा, CAMPA, कैंपा। इसका फुल फॉर्म आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिपूरक वनीकरण, कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन। 2019 में निम्न में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो वन सुरक्षा के लिए वन सीमावर्ती समुदायों के साथ साझेदारी को संस्थागत बनाना इसका लक्ष्य है। आगे बात करते हैं, सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो आपका एक तो मोडिश है और दूसरा है नोवा। मोडिश और नोवा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है जो अक्सर इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है? और इसे छत्र अग्नि, क्राउन फायर। निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, फाइलोस्टैचिस एंडुलिस, फाइलोस्टैचिस एंडुलिस, ये इसका संबंध जो है बांस की कोपले या परोह से, तो 4 से मिला दीजिए। वहीं ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, टेरेस्ट्रिस ये जो है इसका संबंध जो है आपका गोखरू से है, 1 से मिला दीजिए। वहीं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल का संबंध जो है काजू की गुठली से, 2 से मिलाइए। सिलास्ट्रस पेनिकुलेटस, इसका संबंध जो है वो मलकांगनी बीज से है, 3 से मिला दीजिए। वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और MFP अर्थात लघु वन उपज के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है, जिसे किसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया गया है? तो ट्राइफेड के द्वारा। लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो कीट के द्वारा स्त्रावित होता है। सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लघु वन उत्पाद क्या है? माहुल के पत्ते, जिनके पत्तल बनते हैं, दोने वगैरह बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? NCCF, इसका भी आप गूगल पे फुल फॉर्म देख लीजिएगा, NCCF। वन प्रमाणन से संबंधित FSC का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप काउंसिल। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। निम्न से कौन सा FSC प्रमाण पत्र नहीं है? तो वन प्रबंधन जो है, ध्यान रखिएगा, वन प्रबंधन वो FSC प्रमाण पत्र नहीं है। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां कौन सी हैं? तो इसमें आपका अवरोधकों की स्थापना, विकर्षक तरीके और निवारक निधियां, ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है? तो जानवरों को डराने के लिए स्टोव रोशनी का उपयोग करना ये एक तरीका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और बाघ के बीच रिपोर्ट किए गए हैं, टाइगर के बीच में। IUCN के अनुसार वन्य जीवन को संघर्ष को लेकर संघर्ष के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। अगला है वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार वनपाल जो होता है, वनपाल।
निम्नलिखित में से किसके आदेशों के अधीन कार्य करेगा? तो आरएफओ के अधीन कार्य करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? तो वन दरोगा कर्तव्यों में देखिए, वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है तथा उसे सौंपी गई वन संपत्ति की प्रकृति और सीमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों उसके कर्तव्य हैं। दूसरा वाला जो इसका कर्तव्य नहीं है, वह अपने कार्यभार के अधीन पशुओं की चिकित्सा उपचार के लिए जिम्मेदार है, ये नहीं है। आगे देखते हैं, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों कर्तव्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा कर्तव्य नहीं है? तो वह अपने अधिकार क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्क के लिए समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है, ये उसका कर्तव्य नहीं है। जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की बीट लेवल पर रक्षा करे। वृक्षारोपण वन रोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं? तो इनके द्वारा देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, वन अग्नि निवारण प्रबंधन योजना, ये सभी के सभी जो है कार्यान्वित की गई हैं, तीन के तीनों। नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार क्या कहलाता है? बीज प्राइमिंग कहलाता है। बीज प्राइमिंग, सीड प्राइमिंग। बीज दृढ़ीकरण की विधि में क्या शामिल है? तो इसमें वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीजों को भिगोना शामिल है। पेड़ों या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाने को क्या कहा जाता है? छटाई या प्रूनिंग कहते हैं। वनों को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वह निम्न से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं? प्रदूषण नियंत्रण का, मिट्टी कटाव को कम करते हैं, बाढ़ शमन करते हैं। कीट नियंत्रण इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितना वन आवरण है? 1/3, 1/3। अगला है, वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू, कृषि, औद्योगिक और पारिस्थितिकी जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी के 75%, 75% की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। T+2 पुरस्कार के संबंध में गलत कथन चुने। तो देखिए, यह ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार की शुरुआत 2010 में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा की गई थी, ना कि 2020 में, 2010 में की गई थी, यह ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। HIPPO का पूर्ण रूप क्या है? जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारणों का वर्णन करता है। तो इसका पूर्ण रूप है आवास विनाश, आक्रमण प्रजातियां, प्रदूषण, जनसंख्या और अति कटाई। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेशन स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड डेटा बुक जारी करता है? तो आयुषियन के द्वारा जारी किया जाता है। आयुषियन के द्वारा। बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा माइक मतलब हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ साइट में से कौन शामिल नहीं है? तो जो विकल्प दिए गए थे उसमें से काजीरंगा जो असम का है, ये इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखिए, काजीरंगा माइक जो है इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया था? तो देखिए, भारत की वन बहाली नीति 1950 नहीं बनाया गया था इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया था? भारतीय वन अधिनियम 1927। निम्नलिखित में से किसने जौ और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गम मूल्य की सिफारिश की? तो ये सिफारिश जो है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा है? तो 16.8% जोड़ा है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? तो देखिए, वन से आपको दवाएं और पॉलीथीन तो नहीं मिलता है। ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रामदेव मिश्रा को। पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी की पहचान करना था हमें, तो ये प्रश्न भी छोड़ दीजिए। ठीक है। चापराल बोरियल संकुधारी वन पारिस्थितिक तंत्र। किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता, डाइवर्सिटी, जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, तो ये क्या कहलाती है? अल्फा विविधता।
ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है किसी क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता, जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, उसे अल्फा विविधता कहते हैं। 16 वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ये आपका कर्नाटक इत्यादि जगहों पर पाया जाता है। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? 2/3 भाग जो है वो कृषि पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो ध्यान रखिएगा, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी क्या है? रबी की फसल है। जबकि चावल, आपकी चावल जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।